Hey guys, so finally we are going to start with the stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. So what is chirality? What is superimposability? Optical activity क्या होती है? Optical isomers क्या होते हैं? All these terms are going to get cleared in this video. तो अगर तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट है, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तुम्हारे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो 11th क्लास में हम दो मेन टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो वहां पे डिटेल में पढ़ा जाता है, राइट? ये कौन से होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो, राइट? और स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, राइट? तो देखो यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो मेन कैटेगरीज और पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी 11th में पढ़े जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, राइट? तो अब 12th क्लास में हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है. ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन है कि दीज आर दोज इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट. देखो यहाँ तुम्हारा स्ट्रक्चर सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट. ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, इन 3D स्पेस इज डिफरेंट. तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? देखो जो भी हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, लाइक सनलाइट, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, all of them consist of electromagnetic waves vibrating in all the planes in space. क्या बोला मैंने? देखो अगर मैं कोई भी यहाँ पे एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एक बल्ब लिया, तो ये बल्ब लाइट एमिट कर रहा होगा, राइट? तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट इस बल्ब से आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस. देखो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वाइब्रेशंस तुम्हारी हर डायरेक्शन में मिलेंगी, हर प्लेन में मिलेगी. तो इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन है, ऐसे भी वाइब्रेशन है, ऐसे भी वाइब्रेशन है और ऐसे भी वाइब्रेशन है. ठीक है? तो कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो तुम्हारे आसपास है, दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कैसे हर प्लेन में वाइब्रेट कर रही होगी इन स्पेस. ठीक है? ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, हर प्लेन में वाइब्रेशंस होंगी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है? इस ऑर्डिनरी लाइट को ही हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट. तो अनपोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है? विच हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस in all the planes. Fine? तो अब हम क्या करेंगे? We are going to convert this unpolarized light into polarized light. तो polarized light क्या होगी? Polarized light वो होती है जिसमें हमारी सारी vibrations कट ऑफ हो जाती हैं except for one vibration. यानी कि सारी vibrations सारी planes में कट ऑफ हो जाएगी, बस एक vibration हमारी रह जाएगी एक plane में. ठीक है? तो इस कन्वर्जन को हम कैसे कैरी आउट करेंगे? अगर हमें अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको पास करेंगे थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज पोलराइजर. ठीक है? यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं पोलराइजर, जिसका काम क्या है? जो एक अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट कर देगा इनटू पोलराइज्ड लाइट. ठीक है? तो पोलराइजर का एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज निकोल प्रिज्म. ठीक है? हम यहाँ पे रख सकते हैं निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म होता क्या है? इट इज जस्ट द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट.
ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम कैल्साइट के नाम से भी जानते हैं। फाइन। तो ये पोलराइजर क्या करेगा, जैसे ही हमने इस अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट को इसके थ्रू पास करा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको इनटू पोलराइज्ड लाइट, या फिर हम इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बना देती हूँ, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट फॉर्म में तुम लिख सकते हो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, देखो सारी वाइब्रेशंस यहाँ पे कट ऑफ हो गई, बस एक प्लेन में अब हमारी वाइब्रेशन रह गई है, तो ऐसी लाइट को हम कहेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो हम क्या करें, अब हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई, तो इसका यूज क्या है, देखो हम इसका यूज करेंगे टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पीपीएल को वी आर गोइंग टू पास थ्रू अ सैंपल ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब ले ली हमने, सैंपल ट्यूब, इसके अंदर हमने भर दिया अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इसके अंदर भरा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से हम पास करेंगे अपनी पीपीएल। ठीक है, तो जैसे ही ये पीपीएल पास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, तो क्या होगा, देखो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पे, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, पीपीएल जैसे ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास करी, यहाँ पे हम सोल्यूशन लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, सोल्यूशन लेंगे हम, तो जैसे ही हमने पास करी, दो चीजें हो सकती हैं। देखो, या तो तुम्हारी ये जो पीपीएल है रोटेशन दिखा देगी, ठीक है, ये या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, इस पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, ये ऐसी की ऐसी बाहर निकल जाए, यानी कि इट इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो रोटेशन हो जाएगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या फिर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, जैसी यहाँ पे हमने डाली थी वैसी ही वहां से हमें मिल जाएगी। राइट, तो ये चीज हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ अगेन एन इंस्ट्रूमेंट जो हम इसके बाद रखने वाले हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एनालाइजर। तो एनालाइजर क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि क्या यहाँ पे रोटेशन हुई है पीपीएल की या फिर नहीं हुई। ठीक है, तो यहां से हम इजीली देख सकते हैं कि क्या हमारी रोटेशन हुई है या फिर नहीं। राइट, तो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन पीपीएल को रोटेट कर देता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब हम उस कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस टू रोटेट द पीपीएल इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अगर रोटेशन दिखा रहा है पीपीएल की, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और वो खुद क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। राइट, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन से पीपीएल पास होने पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई रोटेशन हो ही नहीं रही है, अगर इट इज अनइफेक्टेड, तब उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑलराइट, देखो हमने यहाँ पे जो पूरा सेटअप लगाया है, दिस होल सेटअप और दिस होल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड to measure the
एंगल बाय विच आर पीपीएल इज रोटेटेड। ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा पीपीएल जो है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास होने के बाद कितने एंगल से रोटेशन दिखा रही है। ठीक है, तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पोलैरीमीटर। इसको हम कहेंगे पोलैरीमीटर। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे रोटेशन हुई तो मैंने तुम्हें कहा कि या तो रोटेशन हो सकती है क्लॉकवाइज या फिर रोटेशन हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो वो भी हम एक बार करवा के देख लेते हैं। देखो अगर तुम्हारी रोटेशन हुई क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इन कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे। देखो जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, इनिशियली हमारी पीपीएल थी ऐसे, राइट। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो मैं उसको दिखा देती हूं ऐसे कि अल्फा एंगल से वो ऐसे रोटेट हो गया। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में मैं इसको दूसरे डायरेक्शन में दिखा देती हूँ। इनिशियली वो था ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज वो ऐसे रोटेट हो गया बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, राइट। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। देखो क्लॉकवाइज वालों को नाम दिया जाता है, दीज आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। इनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। वेयर एज जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं इनको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनको हम क्यों कहेंगे, देखो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है डेक्स्टर, जिसका मतलब होता है राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि तुम्हारी राइट हैंड साइड की तरफ रोटेशन होगी। ठीक है, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, दिस लीवो इज डिराइव्ड अगेन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लीवस, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। तो एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड रोटेशन जो करवा रहे हैं कंपाउंड उनको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट हैंड साइड करवा रहे हैं उनको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है, इनको डेजिग्नेट करने के लिए हम स्मॉल डी यूज कर सकते हैं या फिर प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। या तो स्मॉल डी लिखोगे या प्लस यूज करोगे। वेयर एज इनको डिनोट करने के लिए या डेजिग्नेट करने के लिए तुम स्मॉल एल का यूज करोगे या फिर माइनस साइन का यूज करोगे। ठीक है, देखो कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है, ये सिर्फ तुम्हें एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है। ठीक है, तुम कभी भी देख के कंपाउंड को नहीं बता सकते कि वो लीवो है या डेक्स्ट्रो है, क्योंकि हम जब तक पोलैरीमीटर में ये सब एंगल डिटेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा, राइट। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तब वो लीवो है या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फाइन। देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मानो कि मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिया जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक फॉर्म है ए और दूसरी फॉर्म है बी, राइट। तो देखो इसकी जो एक फॉर्म होगी, ऐसा मान लेते हैं कि ये दिखा रही है डेक्स्ट्रो रोटेशन। ठीक है, तो पक्का जो दूसरी फॉर्म है वो लीवो रोटेशन दिखाएगी। अगर एक राइट की तरफ रोटेशन दिखा रहा है तो पक्का दूसरा वाला लेफ्ट की तरफ रोटेशन दिखा रहा होगा, राइट। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से या फिर डी से, इसको हम माइनस से या फिर एल से। तो ऐसे कंपाउंड्स, देखो ये सेम ही कंपाउंड है बट ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो ऐसी दो डिफरेंट फॉर्म्स किसी भी कंपाउंड की जो एक लीवो रोटेशन दिखा रही हो और दूसरी डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखा रही हो,
ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे प्लस और माइनस आइसोमर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन दोनों ही फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ आ गया होगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो भी सब्सटेंसेस पीपीएल को रोटेट कर देते हैं उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। और किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो डिफरेंट फॉर्म्स जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन दिखा रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद व्हाट इज कायरलिटी एंड सुपरइम्पोजिबिलिटी प्लस एसिमेट्री। देखो अभी मैंने समझाया तुम्हें कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी इन 1848 बाय लुई पास्चर। तो इसने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करी थी। कैसे ऑब्जर्व करी? देखो, ही वॉज एक्चुअली कैरिंग आउट अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस of an organic compound known as sodium ammonium tartrate। तो ये क्रिस्टलाइजेशन कर रहा था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का, ठीक है। तो जब क्रिस्टल्स एक्चुअली ऑब्टेन हुए, इसने ध्यान से देखा क्रिस्टल्स को, तो दोस क्रिस्टल्स वर एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स। मतलब सारे क्रिस्टल्स एक जैसे दिख ही नहीं रहे थे, तो दो फॉर्म्स में ये क्रिस्टल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा हम कह देते हैं कि एक फॉर्म है ए और दूसरी फॉर्म है बी, ठीक है। तो एक फॉर्म इसने देखा, देखो डिफरेंस क्या था दोनों फॉर्म्स में? वैसे तो वो सेम ही थी, लेकिन मेन डिफरेंस था कि एक फॉर्म थी तुम्हारी लेफ्ट हैंडेड और दूसरी फॉर्म थी तुम्हारी राइट हैंडेड, जस्ट लाइक आवर हैंड्स। देखो वैसे तो हमारे हैंड्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, राइट, बट एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है, दोनों का काम अलग अलग है। अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे, राइट हैंड को लेफ्ट पे लगा दिया, लेफ्ट को राइट पे लगा दिया, तो काम नहीं चलेगा ना, राइट। तो वैसे ही ये दोनों सेम नहीं है एग्जैक्टली। एक तुम्हारी लेफ्ट हैंडेड फॉर्म थी क्रिस्टल्स की सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की, और एक तुम्हारी राइट हैंडेड फॉर्म थी सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट कर रहे थे। तो लुई ने क्या किया, वहां पे इसने लेंस और ट्वीजर्स को यूज करके दोनों ही क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लिया, यानी कि लेफ्ट हैंडेड फॉर्म को अलग कर लिया और राइट हैंडेड फॉर्म को अलग कर लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म का इसने सोल्यूशन बनाया, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल्स, ठीक है। ये ए को मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल्स हैं, बी को मान लेते हैं ये है राइट हैंडेड क्रिस्टल्स। तो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म का इसने एक्वा सोल्यूशन बनाया इन क्रिस्टल्स का, ऐसे ही राइट हैंडेड क्रिस्टल्स का इसने एक्वा सोल्यूशन बनाया। तो दोनों के एक्वा सोल्यूशन को एक एक करके इसने पोलैरिमीटर में डाला और चेक करा इनकी रोटेशन, ठीक है। तो जब इसने दोनों की रोटेशन चेक करी, ही ऑब्जर्व दैट, देखो ये चीज ध्यान रखना कि दोनों ही सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है वो सेम ही लेनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन ली दोनों ही सॉल्यूशंस की। तो जब इसने ऑब्जर्व करा तो ये वाला सॉल्यूशन भी पीपीएल को रोटेट कर रहा था और ये वाला सॉल्यूशन भी पीपीएल को रोटेट कर रहा था, और दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट कर रहे थे, राइट। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, दोनों ही लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल्स और राइट हैंडेड क्रिस्टल्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट कर रहे थे पीपीएल को, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन वहां पे सेम आया, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया बस एक चीज में, इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, ठीक है। मतलब कि एक क्रिस्टल्स थे जो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर रहे थे और दूसरे क्रिस्टल्स थे जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर रहे थे। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, मतलब कि दो फॉर्म्स जब भी एग्जिस्ट करेंगी, एक तुम्हारा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा तुम्हारा होगा लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट इज एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स, राइट। एक फॉर्म होगी डेक्स्ट्रो,
दूसरी फॉर्म होगी LIGO। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। तो चलो अब रीजन समझते हैं कि क्यों सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की दो फॉर्म्स A और B डिफरेंट डायरेक्शन में PPL को रोटेट कर रही थी। देखो रीजन भी वैसे लुई ने ही बता दिया था। ही सेड कि जो A और B फॉर्म्स हैं सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की, वो अलग अलग रोटेट कर रही हैं PPL को। क्यों? क्योंकि इट मस्ट बी दैट A फॉर्म में और B फॉर्म में जो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है दैट इज डिफरेंट, यानी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस जो है वो अलग होगा इन A एंड B। देखो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सेम ही तो कंपाउंड है सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, तो अलग क्या है, अलग है उनकी कॉन्फ़िगरेशन। जो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो इन A और B कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हमें किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, या तुम्हें ये चेक करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो तुम उसके लिए ऐसा तो नहीं है हर बार पोलैरिमीटर लेके बैठ जाओगे, सोल्यूशन बनाओगे और फिर उसमें जाके चेक करोगे कि हाँ है या नहीं, PPL को रोटेट कर रहा है या नहीं, राइट। तो तुम डायरेक्ट मॉलिक्यूल की शक्ल देख के भी बता सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो ये समझते हैं कि ये तुम कैसे करोगे। तो 1874 में there were 2 scientists, Wonthoff and Liebel, who were working independently। और उन्होंने ये कहा कि जो कार्बन एटम है इसकी 4 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो अगर इस कार्बन एटम से जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, लेट्स से कि वो है ABCD, ठीक है, तो 4 वैलेंसीज ABCD से हमारी कवर हो रही है। तो अगर कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं या 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, देन सच अ कार्बन एटम इज नोन एज अ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो सिमेट्री तो बची नहीं, राइट। तो ऐसे कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर। इसके 2 और नाम होते हैं, इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट कायरल सेंटर। तो तीनों में से कोई भी नाम तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ऑलराइट। तो देखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसा तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें तुम्हें ऐसा कायरल सेंटर दिख गया या फिर ऐसा स्टीरियो सेंटर दिख गया, देन दैट मॉलिक्यूल विल ऑल्सो बिकम एसिमेट्रिक। तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कह देंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्यों कह देंगे उसको एसिमेट्रिक, बिकॉज देखो 4 डिफरेंट एटम्स अटैच हैं, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू लैक सिमेट्री, राइट, दैट इज गोइंग टू लैक सिमेट्री, इसीलिए हम उसको कहेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, राइट। तो देखो ये एसिमेट्री ही होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। तो मैंने तुम्हें अभी बोला कि कैसे हम देखेंगे डायरेक्टली शक्ल देख के कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हमें ये चेक करने के लिए देखना होगा क्या उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो अगर तुम्हें कोई भी कायरल सेंटर दिख गया, मतलब कोई भी ऐसा कार्बन एटम दिख गया जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो तुम कह दोगे कि हाँ ये जो कंपाउंड है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये है तुम्हारी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की कंडीशन, देयर शुड बी एसिमेट्री इन योर मॉलिक्यूल, फाइन। देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही सिमेट्री या एसिमेट्री की बात कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व सिमेट्री एंड एसिमेट्री इन डे टू डे ऑब्जेक्ट्स एज वेल। तो मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाई हैं
और तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, बट ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाया है हैंड्स की फिगर। तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को लूँ और इसके आगे एक मिरर रख दूँ, तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा एक मिरर इमेज मिल जाएगी, राइट। मैंने लेफ्ट हैंड लिया तो इसके आगे मैंने मिरर रखा, तो मुझे जो मिरर इमेज मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगी एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो ये था लेफ्ट, ये है इसकी मिरर इमेज। तो मैंने इस मिरर इमेज को उठाया और इसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करने की ट्राई करी। तो क्या ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, दे आर नोन एज नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनको हम क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इस हैंड की मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू कॉल इट एज नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट। अब आ जाओ इस स्फीयर पे। तो अगर इस स्फीयर के आगे मैंने मिरर रखा, राइट, तो फिर इसकी जो मिरर इमेज आई, इस मिरर इमेज को उठा के तुम एग्जैक्टली इसके ऊपर रखो तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम कहेंगे कि these are superimposable, right? This is going to be superimposable over here. अब ऐसे ही आ जाओ, यहाँ पे मैंने एक फोक का डायग्राम बनाया है, दिस इज अ फोक। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या है ये, ठीक है, तो ये फोक है। तो फोक के भी आगे मैंने मिरर रखा, फिर उसके बाद इसकी मिरर इमेज आई, इसकी मिरर इमेज को एग्जैक्टली मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब ये मत कहना ये वाला बड़ा ये वाला छोटा है, वो ऐसे ही बन रहा है मेरे से। तो ये वाला जो है तुमने एग्जैक्टली उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, वो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। सो अगेन वी आर गोइंग टू से कि ये भी क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है इसकी। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखो जहां पे भी सुपर इम्पोजिबिलिटी आ जाती है वहां पे हम बात करते हैं कायरलिटी की, ठीक है। तो जो भी मिरर इमेजेस अब उस ऑब्जेक्ट पे सुपर इम्पोज हो रही हैं एग्जैक्टली, दैट दोज ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी नॉन कायरल, और वी कैन से दोज ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी अकायरल, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, अकायरल। वेयर एज जहां पे भी तुम्हें ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कायरल, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को ही हम कहते हैं कायरलिटी। ये चीज ध्यान रखना, जहां पे भी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आती है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कायरलिटी। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर सेड टू बी chiral in nature, and superimposable mirror images of a particular object, then the molecule or the object is said to be achiral in nature, right? तो ये चीज ध्यान रखना। अभी हम फिर से ये चीज करेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग अ स्टीरियो सेंटर, या फिर हम देखेंगे कि क्या कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एक चीज ये। दूसरी चीज तुम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम वो ऑब्जेक्ट लोगे, उसके आगे मिरर रखोगे, अगर उस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, देखो इसकी मिरर इमेज, इस हाथ की मिरर इमेज जो है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही थी, then also that molecule is going to be asymmetric, ठीक है। asymmetry आ गई, और इसी को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। और जहां पे एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करे मिरर इमेज, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये नहीं दिखाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। जहां पे एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो रहा है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, तो इनएक्टिव होंगे। जहां पे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी है मिरर इमेज की, वो क्या होंगे, एसिमेट्रिक, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे, राइट।
अब एक एग्जाम्पल से या दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं ये चीज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है प्रोपेन टू ऑल का। देखो अगर तुम्हें वैसे देखना हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो तुम सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। तो प्रोपेन टू ऑल मेथ एथ प्रोप, सेकेंड पोजिशन पे है OH, बाकी हो जाएगा CH3 CH3 एंड H, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है इससे देखो कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है, OH H और दो CH3 ग्रुप्स अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे दो सेम ग्रुप अटैच हो गए। तो ऑब्वियसली ये कायरल सेंटर तो नहीं हो सकता, राइट। अगर दो सेम ग्रुप आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल। तो अगर ये ए कायरल है दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा। तो ऐसे तो तुम डायरेक्ट देख सकते हो, या फिर एक और तरीका है, तुम यहाँ पे मिरर इमेज की सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करके भी डिटरमाइन कर सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, टेट्राहेड्रल होता है कार्बन एटम, राइट। तो कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है, OH, देन यू हैव हाइड्रोजन और दो CH3 ग्रुप्स हैं। तो एक में दिखा रही हूं बिलो द प्लेन, एक में दिखा रही हूं अबव द प्लेन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल के आगे रख दिया एक मिरर, तो इसकी मिरर इमेज बना दो बिल्कुल एग्जैक्ट, यहां से ऐसे, तो मिरर इमेज बन जाएगी OH, ये इस तरफ मुंह था, अब इसका उस तरफ मुंह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C, यहाँ पे है CH3, फिर तुम्हारे पास है दोबारा CH3 एंड देन यू आर हैविंग हाइड्रोजन, राइट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्रिविलेज होती है कि हम इस मॉलिक्यूल को इन द प्लेन रोटेट कर सकते हैं। देखो अगर तुम्हें इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रख दोगे एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली ये ओवरलैप तो नहीं करेगी, सुपर इम्पोज नहीं करेगी, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को पहले घुमा घुमा के देखेंगे, इसको रोटेट करके देखेंगे कि क्या इसकी कोई भी फॉर्म इस पे सुपर इम्पोज कर सकती है या फिर नहीं, क्योंकि इन द प्लेन रोटेशन जो होती है वो अलाउड होती है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है तो तुम इसको इन द प्लेन ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा सकते हो, लेकिन तुम इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, ठीक है। इन द प्लेन ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन ऐसे आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है, वो नहीं कर सकते तुम। तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर देती हूँ, 180 डिग्री रोटेशन। तो जब मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो देखो क्या बनेगा, इसको मैंने घुमा के ऐसे 180 डिग्री कर दिया, तो ये वाला OH उस साइड आ जाएगा, राइट। जरा करके देखो, इन द प्लेन करना है, आउट ऑफ प्लेन नहीं करना। ये मॉलिक्यूल ऐसा था, सपोज OH ऐसे है, तो मैंने 180 डिग्री किया तो OH उधर चला गया, राइट। तो ऐसे ही ये वाले मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हो, ये ऐसे थे, 180 डिग्री रोटेट किया तो ऐसे बन गए, तो इनका मुंह फिर से इस साइड को हो जाएगा, राइट। तो देखो क्या बन जाएगा, फिर से ये आ गया तुम्हारा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तुमने फिर से इसको 180 डिग्री ऐसे करके घुमा दिया है तो तुम्हें ये मिल जाएगा यहाँ। तो अब इस रोटेशन के बाद ये जो तुम्हें मिला, लेट्स से कि ये था A, ये था B, ये था C, ठीक है। तो अब C को उठा के एग्जैक्टली इस पे जरा सुपर इम्पोज करना, तो ये एग्जैक्टली इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे बना लो तुम्हें डाउट ना हो जाए, ठीक है। तो अगर C को उठा के हम एग्जैक्टली A के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल इसकी कॉपी है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो अगर सुपर इम्पोज हो रहा है मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी ए कायरल इन नेचर, राइट। तो सेकेंड एग्जाम्पल में ले रही हूँ ब्यूटेन टू ऑल का। तो पहले डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव। सो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे है तुम्हारा OH,
बाकी वैलेंसीज पूरी करो, CH3H CH2 CH3, राइट। तो देखो ये वाला जो कार्बन सेंटर है, दिस इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स। इस साइड है CH3, यहाँ पे है हाइड्रोजन, इधर है OH और इस साइड है CH2 CH3। तो ये 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या एटम से अटैच्ड है, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस कार्बन सेंटर इज अ कायरल सेंटर, ठीक है। और अगर कायरल सेंटर आ जाता है तो एसिमेट्री आ जाती है मॉलिक्यूल में, और एसिमेट्री आ गई मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आ गई। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। बाकी हम एक बार सुपर इम्पोज करा के भी देख लेते हैं मिरर इमेज को कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव, ठीक है। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कार्बन एटम, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ। तो एक साइड OH, एक साइड हाइड्रोजन, देन यू हैव C2H5, ये वाला जो ग्रुप है CH2 CH3, और फिर है तुम्हारे पास CH3, राइट। तो इसके आगे मैंने रख दिया मिरर। तो होगा क्या, इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये ऐसे था तो ये ऐसे पलट जाएगा, राइट। मिरर इमेज ऐसे बनाएंगे, ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कार्बन यहाँ पे आ गया OH, इसका मुंह इस साइड था तो अब उस साइड हो जाएगा, तो ये बन गया CH3 C2H5 एंड ओवर हियर यू हैव हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज होगी। तो A आ गया, B आ गया। अब क्या करोगे, इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर एग्जैक्टली रखो, तो क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज जैसे हमने पहले करी, हम इसको एक बार 180 डिग्री से रोटेट करके देख लेते हैं। तो जब हमने इसकी 180 डिग्री रोटेशन करी, इन द प्लेन ही हो रही है, तो 180 डिग्री जब हमने इसकी रोटेशन करी तब देखो क्या होगा, ये OH उस साइड, राइट, 180 डिग्री घुमाना है तो ऐसे था तो अब फिर से ऐसे हो जाएगा। तो ये OH एग्जैक्टली कहां चला जाएगा, दूसरी साइड। तो बनाओ इसको, OH चला गया एग्जैक्टली उस साइड, हाइड्रोजन का मुंह उस साइड था, हाइड्रोजन का मुंह अब इस साइड हो जाएगा। ऐसे ही देखो हो क्या है, ध्यान से देखना, ये चीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब हमने इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट किया तो ये C2H5 देखो, CH3 यहाँ ऊपर आ रहा है इसके, और C2H5 इसके नीचे आ रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे करके रोटेट कर देंगे तो C2H5 यहाँ आ जाएगा, C2H5, क्योंकि वो पहले मुड़ रहा है। देखो यहां से हमने जब इसने रोटेशन करनी स्टार्ट करी तो ये आगे आ रहा है, तो ये C2H5 यहाँ पहुंच जाएगा और इसके नीचे हम ऐसे दिखाएंगे CH3, ठीक है। तो ये होगा हमारा 180 डिग्री रोटेशन करने पे स्ट्रक्चर। अब इसको भी, C को भी तुम एग्जैक्टली उठा के इस पे ओवरलैप करने की कोशिश करो। तो देखो क्या ये ओवरलैप होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जहां पे CH3 है वहां पे C2H5 आ रहा होगा, और जहां पे ये CH3 है ये वाला, वहां पे ये वाला C2H5 आ रहा होगा। तो फिर से जो B है वो भी A पे ओवरलैप नहीं हो रहा, और जो C है वो भी A पे ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि द मिरर इमेजेस ऑफ दिस ब्यूटेन टू ऑल आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिल रही हैं। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, और दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कायरल इन नेचर। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मतलब ही कायरलिटी होता है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कायरल है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे भी तुम देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी तुम देख सकते हो। देखो हम इतनी देर से यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक फॉर्म होगी उसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरी फॉर्म होगी उसकी लीवोरोटेटरी, राइट। तो यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल है ये ब्यूटेन टू ऑल हमने जो लिया, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है।
ए और बी, और ये दोनों क्या है, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. किस टाइप की मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दोनों ही क्या है, सेपरेटली ऑप्टिकली एक्टिव है. ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव. एक डेक्स्ट्रो होगी तो दूसरी क्या होगी, लीगो. राइट, तो यहां पे ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, such optical isomers are known as enantiomers. ठीक है, इनको हम एक नाम दे देते हैं. ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other, they are known as enantiomers. ठीक है, so inversion, retention and racemization, these terms are left which we are going to complete in the next video. तो stereochemical aspects हमारे complete हो जाएंगे in the next video. ठीक है, if you are having any doubts related to any of my sessions, you can post your doubts below in the comment section. Thanks for watching guys, have a very good day.